Hello everyone. Today we will start a new lesson of the SST subject. It is a presentation created by me. One by one we can read this presentation. So start. Maybe ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। केंद्रीय विद्यालय जामई, सेशन 2020-21, क्लास 7th, सब्जेक्ट हिस्ट्री, सोशल स्टडी, शंभू प्रसाद दंडायत। और ये फर्स्ट चैप्टर, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ SST हिस्ट्री, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। ट्रेसिंग चेंजेस ग्रेजुअली जो डिफरेंसेस होते हैं टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग हम आज इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि कैसे समय में धीरे धीरे बदलाव आया है। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर्स में देखा था, 6th क्लास में आपने पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एंशियंट इंडिया, एंशियंट आर्किटेक्चर, एंशियंट कंट्रीसाइड, thriving villages, vital villages, and many other things we have already discussed in previous class. अब हमें ये समझना है कि 7th क्लास में इंडियन हिस्ट्री के सेकंड पार्ट को लिया गया है, जो मिडाइवल हिस्ट्री है। मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे धीरे धीरे एंशियंट से हम मिडाइवल तक पहुँचे हैं। एंड मैनी पीपल से टू the medieval period as a dark age, because in this period no development, there were no किसी भी चीज़ नहीं हो रही थी जिसे हम कह सके कि टेक्नोलॉजी या साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था, और लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, पता नहीं था, अपने इस संसार के बारे में पता नहीं था। दे डिड नॉट नो अबाउट द अर्थ एंड द एरिया जहाँ पर वो रह रहे थे, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं थी इतनी। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी है। इसे सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि एक अरब जोग्राफर अल इदरिसी in 1154 and a French cartographer in 1720 give a large sketch of Indian subcontinent as known as earlier times. Al-Idrisi and French cartographer. Al-Idrisi was a Arab geographer. In Arab League there are 22 countries included in it, and the most thing is that in the map of Al-Idrisi showing the Indian subcontinent from land to sea, and the two maps are quite different. दोनों मैप्स पूरी तरह से अलग हैं, जबकि एक सेम एरिया के बने हुए हैं। टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर of the same area. In Al-Idrisi's map, South India is where we would accept to find North India, and Sri Lanka is the Iceland at the top. अगर हम अल इदरिसी का मैप देखते हैं तो उसने, जैसा आज हम इंडिया को देख रहे हैं, हम साउथ इंडिया को देखेंगे तो साउथ में जाएंगे, लेकिन साउथ में न जा करके, और अल इदरिसी ने उल्टा मैप बनाया है, जो श्रीलंका नॉर्थ में है और साउथ इंडिया श्रीलंका नॉर्थ में है, और साउथ इंडिया आपको नॉर्थ के श्रीलंका से कुछ हट के आपको दिखाई देगा। हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेकंड थिंग अगर हम देखना चाहें तो इसमें
साइंस ऑफ कार्टोग्राफी हाउएवर डिफरेंट इन द टू टाइम पीरियड्स। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि दोनों टाइम पीरियड में, बिकॉज अल इदरीसी ड्रॉन द मैप इन 1154 and the French cartographer drawn the map in 1720. There are more difference, there are more gap in the time period. तो अब दोनों के मैप में क्या फ़र्क आता है? बिकॉज अगर हम प्लेस के नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहेंगे तो जो मैप फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है उसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। देर आर सम वेल नोन प्लेसेस लाइक एज कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ तक मिलती है बिकॉज ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कंटिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली. This map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. अब हम कहते हैं कि ये मैप किसके काम आता है, क्या काम आता है, तो ज़रा हम आगे चलना चाहेंगे. फर्स्ट पेज जैसे ही हम आगे चलते हैं तो हमें एक मैप दिखाई देता है. इस मैप के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं, ये मैप है अल इदरीसी का, ए मैप ऑफ इंडिया बाय अल इदरीसी. इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी श्रीलंका एंड द साउथ इंडिया. As we all know that the direction of a map in northern side, upper side, but इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहेंगे तो श्रीलंका साउथ में न होकर के नॉर्थ में है और साउथ इंडिया साउथ में न होकर नॉर्थ इंडिया में है. तो ऐसा उन्होंने मैप बनाया है. जस्ट इसके साथ ही हम नेक्स्ट मैप भी देखना चाहेंगे जो फ्रेंच जोग्राफर ने बनाया था. एटलस नवाऊ के द्वारा बनाया गया है. ये वो मैप है जिसकी हम बात कर रहे हैं. इस मैप में आप देख सकते हैं कि श्रीलंका साउथ में है, साउथ इंडिया साउथ में है, और बहुत से ऐसे पार्ट हैं इसमें अभी दिखाया गया नहीं है, शो नहीं हो पा रहा है. बुक में आप देख सकते हैं अच्छे से. इस मैप के अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं कि इंडिया वहाँ से यहाँ तक 1154 टू 18 सेंचुरी तक इंडिया में बहुत से बदलाव हो चुके हैं और लोगों को काफ़ी नॉलेज मिल चुकी है, जानकारी प्राप्त हो चुकी है. अब इसी में हम नेक्स्ट में देखना चाहेंगे जो हम पढ़ रहे थे, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. शब्दावलियों में कैसे कैसे बदलाव होता है, कंटेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन चेंज आता है टाइम टू टाइम. व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स चेंज्ड विथ टाइम. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स. मेडाइवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन. जैसे मध्यकालीन पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्परर्स. मुगल जो शासक थे उन्होंने अपने शासन के लिए जिस राजकीय भाषा का इस्तेमाल किया वो पर्शियन भाषा थी. लेकिन पर्शियन भाषा जो मिडाइवल पीरियड में थी उसमें चेंज आया मॉडर्न में. नॉट ओनली ग्रामर, नॉट ओनली वोकेबुलरी, बट आल्सो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स चेंज्ड ओवर टाइम. सेकेंड टर्म हम लेते हैं हिंदुस्तान के बारे में. ऐसा कहते हैं हिंदुस्तान, द वर्ड हिंदुस्तान टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट. द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट यूज्ड बाय द मिनहाज सिराज, ए chronicler who wrote in Persian in the court of Nasiruddin Mahmud.
नासिरुद्दीन महमूद इज ए मामलुक सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसमें उसने हिंदुस्तान को पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का जो भाग है उसको मिलाकर के उसने उसको हिंदुस्तान कहा है। द क्रॉनिकलर मिन्हाजुस सिराज wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. And he used the term as a political sense for lands, जो कि एक दिल्ली सल्तनत के हिस्से थे, उसके बारे में यह बात करता है। उसके बाद में 16th सेंचुरी में हमने देखा, 12th सेंचुरी में अल इदरीसी के बारे में। उसके बाद हमने देखा 18th सेंचुरी में फ्रांसीसी जो फ्रेंच कार्टोग्राफर है, जोग्राफर है, उसके बारे में। आफ्टर दैट हमने देखा पर्शियन लैंग्वेज के बारे में, जो मुग़ल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, कोर्टियल लैंग्वेज थी। उसके बाद हमने देखा है 13th सेंचुरी में मिन्हाजुस सिराज, जो नासिरुद्दीन महमूद के समय में, बलबन के समय में, उसके समय में यह एक क्रॉनिकलर था, लेखक था। समय अनुसार जो चीज़ें लिखता है, टाइम टू टाइम जो चीज़ों को मेंटेन करके रिकॉर्ड करता है, उसको क्रॉनिकलर कहा जाता है। क्रॉनिकल मीन्स होता है क्रमानुसार, SCLT। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे बाबर के बारे में, क्योंकि बाबर के बारे में हमें पता है, वी ऑल नो दैट द इन्वेजन ऑफ बाबर टू द इंडिया। बाबर ने हिंदुस्तान की ज्योग्राफी को, फ्लोरा एंड फोना को डिस्क्राइब किया है। यहाँ के जो सब कॉन्टिनेंट के निवासी हैं, इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उनको डिस्क्राइब करने के लिए उसने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया है। और इसी चैप्टर में हम आगे अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, दिस वाज somewhat similar to the way for 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. First time the Hind word used by the Amir Khusro, and Amir Khusro known as the famous poet of Hindi। पहली बार अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का, हिंद का इस्तेमाल किया। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. आज अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया, टुडे इन इंडिया डज नॉट मीन अ पॉलिटिकल व्यू। आज एक इंडिया एक स्टेट के लिए, एक अपने एक यूनिक कल्चर के लिए, अपने विविध कल्चर के लिए और इनक्रेडिबल थिंग्स के लिए जाना जाता है। सेकेंड थिंग, now we are discussing about the terminology, and next terminology is that foreigner. Today we know that the foreigner is who is not an Indian, but in this time, in that time, in Mughal period, medieval period, foreigner was any stranger who appeared say in a given village। कोई भी फॉरेनर हो सकता है। एक सिटी ड्वेलर, एक फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए फॉरेनर है, फॉरेस्ट ड्वेलर सिटी ड्वेलर के लिए फॉरेनर है। यानी मिडाइवल पीरियड में पर्शियन भाषा में जिसको अजनबी कहा जाता है, हम अपनी भाषा में जिसे परदेसी कहते हैं। पर अर्थात दूसरा, अन्य, और देशी अर्थात देश का, जो दूसरे देश का हो। आज की टर्मिनोलॉजी में परदेशी का मतलब फॉरेनर है, जो दूसरे देश का है। लेकिन इन द मिडाइवल पीरियड फॉरेनर मीन्स एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन ए गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर। कोई भी, समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी एंड द कल्चर, वी कॉल द पर्सन एज फॉरेनर। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिसके बारे में हमने चर्चा करी। इसके बाद में हम देख रहे हैं बाबर के बारे में। इसके बाद में हमने देखा परदेसी के बारे में। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में ये जो लेसन है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द लेसन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
बिकॉज द लेसन आर वेरी बिग, सो मुझे उसके हिसाब से ही इसको कंप्लीट करना है। लगभग 7 से 10 क्लास हैं इसकी स्प्लिट अप सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट यहाँ इतना नहीं हो पाएगा। फिर भी ये आप सबके लिए है कि हम ये कोशिश करें कि पहले हम रीडिंग टास्क करें, सर्चिंग टास्क करें, उसके बाद उनको कंप्लीट करके आप रिस्पॉन्स दें। मैं पीपीटी बनाऊं, वीडियो बनाऊं, ऑडियो बनाऊं और आपको सेंड करूं। फिर आप उस चैप्टर को पढ़ें, अच्छे से समझें। फिर उसके बाद में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, आपको वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस व्यक्ति के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये अल इदरिसी है और ये जोग्राफर है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, इसने साउथ को टॉप पे रखा है और अपने मैप को छोटे छोटे भागों में बांटा है। बहुत बड़ा मैप बनाया था इसने वर्ल्ड का, बट लार्जर मैप प्रोवाइड न करवा के इसने केवल इंडिया का मैप हमारे लिए प्रोवाइड करवाया है। और कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, और मोस्टली लगभग ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि मोस्टली 3 सेंचुरीज, 3 शताब्दियों तक इसको समझा गया है, माना गया है। इसके बाद में जैसे ही अल इदरिसी के मैप के बाद द फ्रेंच का जोग्राफर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसने कन्नौज को शो किया है, यहाँ तक आते आते लोग काफ़ी कुछ समझ चुके थे इसके बारे में। अब हम इसके बाद में हम बात करना चाह रहे हैं कि हिस्टोरियन जो होते हैं वो किन किन चीज़ों का, किन किन सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट एनी स्पेशल एंड द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कैसी स्टडी की है और किन सोर्स का उसने इस्तेमाल किया है। लास्ट ईयर भी हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, और मैंने उसकी कॉन्कर्स के बारे में बताया था। आर्यावर्त के राजाओं को, दक्षिण के राजाओं को, आर्टिक जो फॉरेस्ट एरियाज़ के जो राजा हैं, जो शासक हैं, उनको हरा करके, और श्रीलंका और यहाँ जो दक्षिण एशिया के जो शासक थे, रूलर्स थे, उनको भी डिफीट किया उसने और उनसे टैक्स के लिए उनको प्रेशराइज किया। उसके बाद हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था और एक कहानी भी आपने सुनी थी, स्टोरी बताई थी मैंने हर्षवर्धन की, राज्यवर्धन की और उसकी बहन की। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years from roughly 700 to 1750, and the time of 700 to 1750 known as medieval period of India। यहाँ हम इसे कह सकते हैं मिडाइवल इंडिया, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पार्ट आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और प्रारंभ से लेकर के 700 तक, यहाँ तक का जो टाइम है, इसको हम मानते हैं एंशियंट इंडिया। और 752 नाउ प्रेजेंट टाइम तक हम इसे मानते हैं मॉडर्न इंडिया। ये मेजरली एक डिफाइन किया गया है। 700 तक का जो पीरियड है, इसको हम एक तरह से हिंदू डायनेस्टी के रूप में देखते हैं, इसलिए इसको हिंदू पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है। सेकंड में जब 700 to 750 तक देखते हैं, तो वहाँ हम इसको मिडाइवल पीरियड में देखते हैं। यहाँ मुगल मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, मुस्लिमों का शासन रहा है। एंड आफ्टर दैट द मॉडर्न पीरियड व्हेन ब्रिटिश केम इन इंडिया, वहाँ से स्टार्ट करके वहाँ जब इन्होंने सबसे पहले बंगाल में हुबली में 1751 में कंपनी एक अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी, वहाँ से इस हिस्ट्री को समझा गया है मॉडर्न इंडिया में। अब किन किन चीज़ों का हिस्टोरियन, अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहें, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द स्पेशल थिंग, ए पर्टिकुलर थिंग, देन यू सर्च द रिलेटेड थिंग्स टू द स्पेशल आइटम, द स्पेशल इंफॉर्मेशन। आप कोई भी चीज़ देखने के लिए
कोई बुक देख सकते हैं, उस समय की चीज़ें देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि कैसे लोग रहते थे, किन चीज़ों का यूज़ करते थे, व्हाट दे ईट, व्हाट दे वियर, वेयर दे लिव। हम इन सब चीज़ों के बारे में तब जान सकते हैं जब हमारे पास कुछ अच्छे सोर्स हों। मोस्टली उस समय कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सुअल रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर इंफॉर्मेशन, बट इनको डिसकंटिन्यूटी में माना गया। देयर इज आल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब धीरे धीरे इन टेक्सुअल रिकॉर्ड्स में बदलाव शुरू होने लग गया, क्योंकि अभी इनकी जगह और चीज़ें लेने लग गई। जैसे कि पेपर आ गया, तो पेपर सस्ता हो गया, क्योंकि अब वाइडली अवेलेबल होने लग गया। पीपल used it to write holy text, chronicle of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records, and for register of accounts and taxes। अगर हम बात करें कि कैसे कैसे इन्होंने बदलाव किया, किन किन चीज़ों को उन्होंने इसमें शामिल किया, तो पेपर के द्वारा उन्होंने पवित्र ग्रंथ लिखना शुरू किया। रूलर्स जो शासक हैं, रूलर्स का क्रॉनिकल्स मतलब होता है उनका क्रमानुसार वर्णन लिखना, इतिहास लिखना शुरू किया। पत्र, जो संत हैं, संतों की जो शिक्षाएं हैं, कई याचिकाएं हैं, जो न्यायिक अभिलेख हैं, और टैक्सेस हैं, पंजिकाएं हैं, जो उनके अकाउंट्स, खातों की बही, खाता बही जिसको बोलते हैं, खाता बही है। मैन्युस्क्रिप्ट्स दैट मीन्स जो व्यक्ति खुद अपने हाथ से लिखता है, कलम से लिखता है, पेन से लिखता है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये सभी चीज़ें एक पर्टिकुलर एक जगह पे रखी जाने लगी, और जहाँ जिस जगह पे ये सब चीज़ें रखी जाती हैं उसको हम आर्काइव कहते हैं। और इन सब चीज़ों की जो नॉलेज होती है, जो स्टडी की जाती है, उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। आर्काइव दैट मीन्स ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। इतना हम ये समझ सकते हैं कि आर्काइव एक प्लेस होता है जहाँ पर हम मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस एंड रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। वहाँ जिस समय की हम बात करें, इन द मिडाइवल पीरियड देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस in those days, so scribes copied manuscript by hand, so people oftenly केवल कागज के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा लिखा करते थे, क्योंकि प्रिंट नहीं होता था। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में यहाँ स्पेशली बताया गया है, और आप इसमें कुछ चीज़ें देख सकते हैं। मैंने यहाँ आपको डिफाइन कर दिया है कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर के बारे में, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, पेपर गेटिंग चीपर, पेपर बहुत सस्ता हो चुका था, और मैन्युस्क्रिप्ट जो हैंड से लिखी जाती थी, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, जो भी लिखे जाते थे स्क्राइब्स और कॉपिस्ट, जो भी कॉपी नकलची जो होते थे वो उनको लिखा करते थे, और इनको नस्तलीक बोला करते थे, और एक दूसरे होते थे उसको सिकास्ते बोला करते थे। जो साधारण और सरल भाषा में लिखा करते थे उनको नस्तलीक बोला जाता था, और जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, कठिन, डेंस और डिफ़िकल्ट लिखा करते थे उसको नस्तलीक बोला जाता था, जो कॉपिस्ट हुआ करते थे। एंड आर्काइव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और ये एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हुए व्यक्ति की एक पिक्चर है। ए पेंटिंग ऑफ ए स्क्राइब मेकिंग ए कॉपी ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 cm by 7.1 cm इन साइज। इसीलिए मैंने आपको पूरी ये दिखाई है, ताकि आप इसको देख सको। मैं वापस से दिखाना चाहूँगा इसको। अब इसकी साइज इतनी कैसे रह गई, तो बिकॉज ऑफ इट साइज इट इज कॉल्ड साइज। सेंटीमीटर में है, और सेंटीमीटर में जो पेंटिंग होती है, जो जिसको हम कहते हैं कि ये साइज का अगर मैं
कोई पिक्चर लगाता हूँ तो इसको मैंने स्क्रिप्ट में यूज़ करता हूँ तो इसको मिनिएचर कहा जाता है। मिनिएचर इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ ए पोर्ट्रेट। ये शायद मेरे हिसाब से आपको कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद में द इंफॉर्मेशन अबाउट मिडाइवल पीरियड इज डिवाइड फ्रॉम टू सोर्सेज। मोस्टली दो सोर्स हमारे पास मिलते हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या है? मोन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, कॉइन्स, tombs, ornaments and paintings. And then since paper become available in good quantum, a lot of written accounts in the form of chronicles, autobiographies, farmans and accounts of foreign travelers in available from this period in Persian and Arabic. अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि उस समय जब पेपर अच्छा मिलने लग चुका है तो मोस्टली जो क्रॉनिकल्स हैं, जो ऑटोबायोग्राफीज हैं, फरमान का मतलब होता है द ऑर्डर ऑफ द किंग, एंड अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, और जो विदेशी यात्री हैं जो पर्सिया से आ रहे हैं, जो अरबिक हैं, उन्होंने भी इस पेपर का यूज़ किया और इनके लिए भी ये नॉर्मली अवेलेबल हो गया था तो इन्होंने भी लिखा। इसके अलावा नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करेंगे इनोवेशंस के बारे में। ओके, यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबा भी नहीं हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं और इफेक्टिव बना पाऊँ। अभी संसाधन नहीं है, लॉकडाउन में चल रहे हैं, फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं इसको और भी अच्छा बना पाऊँ। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा प्लीज़।